माली ने एक दिन कहा, मुझे एक विचार आया है। जगन ये बात सुनकर डर सा गया। पूछने लगा, क्या है तुम्हारा विचार? लड़का नाश्ता करते करते रुक गया। बोला, मैं और नहीं पढ़ूंगा। पिता ये सुनकर चौंक उठा। किसी ने कॉलेज में तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी की है? कोई करके तो देखे। लड़का अकड़ कर बोला, फिर क्या बात है, बताओ। बात कुछ नहीं है, लड़का बोला, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता। ये कहकर वो आंखें नीची किए हुए नाश्ता करता रहा। जगन ने उसे इतना गंभीर कभी नहीं देखा था। लगता था वो अचानक बड़ा हो गया है। उसने अपने पिता से इस लहजे में पहले कभी बात नहीं की थी। जगन ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। मैं पढ़ना नहीं चाहता और कोई बात नहीं है, लड़के ने अपनी बात दोहराई। सवेरे के सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आकर माली के सामने रखी प्लेट पर पड़ रही थीं, जिनसे उसमें रखे उपमा में खुसी हरी मिर्च और तेल में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई थी। जगन उसे देखकर सोचने लगा कि उपमा बनाते समय कहीं उसमें रवे में कोई ऐसा मसाला तो नहीं डाल दिया है जिससे माली का दिमाग उल्टा चलने लग गया है। फिर उसने अपने इस विचार को परे हटाते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉलेज आऊंगा और लोगों से बात करूंगा। इस पर लड़का एकदम उत्तेजित हो उठा। उसने गुस्से में भरकर पिता को घूरा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। जगन को ताज्जुब हुआ कि लड़का इतना गुस्सा हो रहा है। सवेरे सवेरे ऐसा व्यवहार, क्या बात है? जगन शायद सोच रहा था कि गुस्सा करने का विशेष समय होता है। उसने कहा, ठीक है, अपना नाश्ता खत्म करो, ये बातें फिर करेंगे। जबकि उसे ये कहना चाहिए था कि खाना खत्म करके कॉलेज का रास्ता नापो। वो दब्बू किस्म का बाप था और कॉलेज या क्लास की बात करने से बचता था। उसे डर था कि ये सुनकर बेटा खाना ही न फेंक दे या चीखने चिल्लाने न लगे। जगन मां की तरह बेटे के खाने पीने पर ध्यान रखने का आदी था। वो घर पर हर वक्त बेटे के लिए ही खाना बनाता रहता था। उसकी ये आदत तब से पड़ी थी जब उसकी पत्नी अचानक दिमागी बुखार की शिकार हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। जब लड़का कुछ बड़ा हो गया और बातें समझने लगा तो एक दिन उसने पूछा, अप्पा, आप खाना बनाने के लिए रसोइयां क्यों नहीं रख लेते? मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? कोई सांस लेने के लिए नौकर रखता है? खाना ऐसी ही चीज है। अरे अप्पा, ये क्या बात हुई? आप दुकान पर मिठाइयां बनाने के लिए आदमी नहीं रखते? वो और बात है। दुकान फैक्ट्री की तरह है और मिठाइयां बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं, तकनीकी लोग। जगन ने कल्पना की उड़ान भरते हुए जवाब दिया। माली को ये अंतर समझ में नहीं आया और उसने चीखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए खाना बनाएं। हमारे कॉलेजों में कैंटीन है, मैं वहां खा पी सकता हूं। वो इस पर अड़ गया था। बस पिता का बनाया नाश्ता वो कर लेता था। तब से यही ढर्रा चला आ रहा था, विशेष रूप से पत्नी की मृत्यु के बाद। परंतु जगन बेटे के खाने पीने को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा था। वो रात दिन यही सोचता रहता और रात को सोते समय माली से पूछता कि आज उसने क्या खाया और ये भी कि कल वो क्या खाएगा। लड़का बहुत संक्षेप और हाँ ना में हर सवाल का जवाब देता और इसके बीच वो अचानक उठकर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता। जगन का वाक्य अधूरा रह जाता और वो कई क्षण माली के कमरे का दरवाजा ताकता रहता। फिर वो चटाई उठाकर सामने वाले वरांडे में उसे बिछाता और उस पर पड़कर सो जाता। सवेरे 9 बजे जब तालुका दफ्तर का घंटा बजता तब वो जागता और उठकर खड़ा होता। अब वो परेशान हो रहा था कि पढ़ाई छोड़ने के बाद बेटा क्या करेगा और तब कॉलेज की कैंटीन भी उससे छूट जाएगी। उसने मूर्खों की तरह सवाल किया, फिर तुम खाओगे कहां? लड़का मुस्कुरा कर बोला, आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं? आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि आदमी को खाने की जरूरत ही नहीं है। ये कहकर उसने पीली शर्ट पहनी और साइकिल उठाकर वहां से गायब हो गया। जगन को अपनी ये समस्या शाम को कजिन के आने तक मन में ही दबाकर रखनी पड़ी। उसे देखते ही उसने जोर से आवाज लगाई, जल्दी आओ। जिसे सुनकर कजिन चकित रह गया। वो चाहता था कि पहले मिठाइयों का जायका ले, फिर उसके पास बैठकर गपशप करे। इसलिए वो हाथ हिलाकर और ये कहकर भीतर चला गया, तुम जरा इंतजार करो। जगन चुप बैठा उसे देखता रहा। कभी न कभी तो वापस आएगा ही। उस गर्मी को देर तक कौन बर्दाश्त कर सकता है? देखें कब उसका पेट भरता है। तभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने से मार्केट स्ट्रीट की चहल पहल बढ़ गई। इनमें से कुछ कंधे पर थैले लटकाए बाहर लगे शीशे में से भीतर सजी मिठाइयां देखने लगे। जगन भावहीन दृष्टि से उन्हें देखता रहा।
इनके माता पिता को चाहिए कि इन्हें मिठाई खाने के लिए पैसे दें। मैं इन्हें मुफ्त तो नहीं खिला सकता। उसे यहाँ इस तरह कुर्सी पर बैठकर पैसे जमा करते रहना अच्छा नहीं लगता था। जनता की सेवा के जमाने के प्रभाव अभी तक उस पर बाकी थे। यदि लोग सहायता करें और चंदा इकट्ठा करें तो वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा इन मिठाई की दुकानों पर झांकने वाले बच्चों के लिए उन्हें मुफ्त मिठाई के पैकेट देकर खर्च करने को तैयार था। लेकिन ये गरीबों का देश है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय 3 आने हैं। उसे ये आंकड़ा एक पुरानी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से मिला था, जो उसने कॉलेज के जमाने में पढ़ी थी, और वो इसका हवाला अक्सर दिया करता था। लेकिन इस कारण वो इन लोगों को कभी नहीं रोकता था जो 8 आने की मिठाई अपने बच्चों के लिए अक्सर खरीदते थे। गरीब देश है हमारा। यहाँ के ज्यादातर लोग रोज 2 वक्त का चावल नहीं खरीद सकते। जब मैं व्यापार करना बंद कर दूंगा तो लेकिन चीनी 1 रुपए 30 पैसे किलोग्राम है, और आटा, घी, असली या नकली, सब 3 गुने दाम में मिलते हैं। इनके अलावा मेवे वगैरह, केसर, बादाम, बाप रे, इनसे भी कई गुना कीमती। किसी जमाने में सब बड़े सस्ते मिलते थे, और इनके बिना हलवा तो बन ही नहीं सकता। जब कजिन भाई तौलिए से मुंह पोंछते बाहर निकले तो जगन के दिमाग पर सामाजिक समस्याएं भारी पड़ रही थीं। उन्होंने उसकी व्यक्तिगत परेशानियों को कुछ देर के लिए पीछे कर दिया था, इसलिए उसने पहली बात यही कही, जानते हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये समझें कि समाज की परिस्थितियों को देखते हुए वे कितने भाग्यवान हैं। भाई ने सहमति में सिर हिलाया और सोचने लगा कि ये गंभीर विचारक क्या कहना चाहता है। उसने जबान चाटते हुए कहा, हाँ, वे या तो भूल जाते हैं या उन्हें आदत पड़ जाती है। दुनिया का यही तरीका है। ये वक्तव्य कुछ ऐसा था जो किसी भी समस्या पर फिट हो सकता था, और खास तौर से जवान लोग। जगन बोला, ये सब जगह समस्या है। कुछ ही देर पहले मैंने कहीं ये पढ़ा था। ये कहकर उसने आधुनिक युवकों पर किसी रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि वो ये नहीं बता सका कि उसने ये कहां पढ़ी थी। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, भाई ने मिठाइयों का मुंह में बचा कुचा मजा लेते हुए कहा। बातचीत सही दिशा में जा रही थी कि जगन ने अचानक कहा, माली अजीब बातें करने लगा है। कजिन ने उपयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आंखें चौड़ी की। हालांकि वो ये नहीं तय कर सका कि समस्या कितनी गंभीर है। जगन ने उसे बात बताई। भाई ने अपना मत निश्चित कर लिया और बोला, आज हमारी शिक्षा पद्धति की जो स्थिति है उसे देखते हुए लड़के का विचार पूरी तरह जान लेना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि वो ग्रेजुएट बनेगा, क्योंकि आज के जमाने में ये हर एक के लिए जरूरी डिग्री है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कहकर जगन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अगर मैं बीए पास कर लेता तो पता नहीं क्या क्या और कर सकता था। हाँ, ये तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी आज की स्थिति में कमी क्या है? जब गांधी जी ने कॉलेज छोड़ने का नारा लगाया तब मैंने भी कॉलेज छोड़ दिया। छात्र जीवन का मेरा ज्यादातर वक्त तो जेलों में बीता। कुछ हीरो की भावना से उसने ये बात कही, और ये बात वो आसानी से दरगुजर कर गया कि बीए में वो कई दफा फेल हुआ था। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था और गांधी जी के आंदोलन से काफी पहले ही उसने प्राइवेट इम्तिहान देना शुरू कर दिया था। आज के इन छात्रों के पास कॉलेज छोड़ने के लिए क्या बहाना है? उसने सवाल किया। भाई ने सतर्कता बरतते हुए कहा, बेटे से खुद ही इस बारे में पूछना चाहिए। तुम उससे बात क्यों नहीं करते? तुम ही बात करो, जगन ने निरर्थक चुनौती सी फेंकते हुए कहा और भावुक होकर बोला, जब से उसने बोलना शुरू किया है वो तुम्हें चाचा कहता है। इसी अकेले का ही मैं कजिन नहीं हूं। भाई ने टिप्पणी की और दोनों हंस पड़े। फिर गंभीर होकर जगन बोला, तुम ही उससे बात करो और फिर मुझे बताओ। उसी रात कजिन जगन के घर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। जगन जैसे इंतजार ही कर रहा था। पहली दफा वो 9 बजे के बाद भी जागता रहा था। बेटा पहले ही अपना कमरा बंद करके सो गया था, जिससे जगन उससे कुछ पूछताछ न कर सके। जगन ने उसके कमरे में रोशनी देखी और उसका मन हुआ कि बाहर से झांक कर देखे कि वो क्या कर रहा है। कजिन ने कहा कि तुम्हें जरूर देखना चाहिए था कि वो क्या करता है। दोनों हल्के कदमों से घर से बाहर निकले और टहलते हुए लॉली की प्रतिमा के नीचे बने चबूतरे पर आराम से बैठ गए। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सर फ्रेडरिक उनके ऊपर सितारों को देखते हुए अकड़ कर खड़े थे। तुम्हारा क्या मतलब है? जगन ने पूछा और सर फ्रेडरिक की साया में लेट सा गया।
उसके मन में तरह तरह के भयंकर विचार आना शुरू हो गए थे। लड़का जाली नोट बना रहा है या किसी की हत्या करना चाहता है। उसने कस कर कजन की बाह पकड़ ली और बोला, मुझे सच सच सब कुछ बताओ, कुछ छिपाना नहीं, बिल्कुल। कजन ने बाह छुड़ा ली और बोला, वो लिखता है और कुछ नहीं, राइटर बनना चाहता है। जगन के कोश में राइटर शब्द का एक ही अर्थ था, क्लर्क, जो अंग्रेजों के जमाने से चला रहा था और जिसे मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजाना के कामकाज के लिए कर्मचारी पैदा करने के लिए शिक्षा का अंग बनाया था। जगन ये सुनकर परेशान हो उठा। वो तो चाहता था कि उसका बेटा धनी मानी बने, साइकिल पर सवारी करे, कॉलेज में पढ़े, धारियों वाली शर्ट पहने, वगैरह वगैरह, और वो था कि राइटर बनना चाहता था। वाह, वो राइटर क्यों बनना चाहता है? उसने पूछा। पता नहीं, ये तो तुम ही को पूछना होगा। वो काम कहाँ करना चाहता है? ये तो बड़ी शर्म की बात है। मैंने कितने पापड़ बेल कर ये सब पैदा किया है, अपना रुतबा बनाया है। ये कहकर उसने सिर पीट लिया। कजन को ये नहीं सूझा कि जगन ने राइटर शब्द का गलत अर्थ ले लिया है। उसने चिंतित होते हुए कहा, तुमसे बात होने के बाद मैं फौरन उसकी तलाश में चल पड़ा, कॉलेज के फाटक पर इंतजार करता रहा। अच्छा, तो वो कॉलेज गया था? जगन ने खुश होकर कहा। इसका अर्थ ये था कि उसने कैंटीन में खाना खा लिया होगा। हाँ, गया था, कजन बोला। वो दोस्तों के साथ बाहर निकला जो उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे वगैरह। दो एक टीचर भी बाहर आए और उसे देखकर कुछ कहने लगे। मैंने सुना कि माली ने उनसे कहा कि मेरे पिता की कुछ योजनाएं हैं, वे मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। वाह, जगन बोला, क्या बात है, अमेरिका में वो करेगा क्या? गलत मत समझो, भाई ने कहा। कॉलेज छोड़ते हुए उसे कुछ तो कहना ही था। जब तक वो तुमसे अमेरिका जाने की बात ना करे, इस पर ध्यान मत दो। क्या क्या विचार आते हैं। जगन निराशा से लबालब पत्थर पर उंगलियों से ताल देने लगा। क्या पता लड़का किसी दिन दूसरा भारती, टैगोर या शेक्सपियर बनकर दिखा दे। अभी से क्या कहा जा सकता है। अब जगन की समझ में आया कि राइटर का क्या अर्थ लिया जा रहा है। वो बोला, अरे मैं कितना बेवकूफ हूं। हाँ, राइटर यानी लेखक। ठीक है, मैं तो बिल्कुल अपढ़ हो गया हूं। वो प्रसन्नता से खिल उठा। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि उसका बेटा जैसा वो समझ रहा था वैसा राइटर बनने नहीं जा रहा है। कजन ने पूछा, और तुम क्या समझ बैठे थे? मैंने तो सुना है कि आजकल राइटर बहुत अच्छा कमाने लगे हैं, वे मशहूर भी हो जाते हैं। वो लिखना क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता। शायद कविता, क्योंकि ये लिखना सबसे आसान है, या कहानियां, यही सब तो लिखते हैं लोग। कजन बोला, वो लेखन के अजाने समुद्र में ज्यादा डुबकी नहीं लगाना चाहता था। दरअसल उससे इतना जान पाना भी मुश्किल हुआ। मैं उसके स्कूल गया था। स्कूल नहीं, कॉलेज। जगन ने उसकी गलती सुधारी और इस बात से कोफ्त महसूस की। हाँ हाँ, मेरा कॉलेज से ही मतलब था। बात यह है कि मुझे हमेशा माली बच्चा ही लगता है, स्कूल जाने वाला बच्चा। तो हाँ, कॉलेज के फाटक पर जब टीचरों ने उसे छोड़ा तब उसने मुझे देखा और पूछने लगा कि मैं क्यों आया हूं। मैं ज्यादा गंभीर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए सादा सा जवाब देकर उससे कहा कि वो कहीं कॉफी पीने चलना चाहेगा। उसने कहा, सिर्फ कॉफी नहीं, मैं कुछ खाना भी चाहूंगा। बेचारा सचमुच भूख से बेचैन होगा, जगन ने दुखी होकर कहा। यह बात नहीं है, जवान लड़के भूखे नहीं रहते, फिर भी खाते रहते हैं। ठीक कहते हो, जगन ने खुश होकर कहा। उसे कोई खाने से नहीं रोकता, वो दिन भर खाए और चाहे जितना खाए। तुम उसे काफी पैसे देते हो? क्यों नहीं दूंगा, जगन ने कहा। क्या उसने कोई शिकायत की? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इस किस्म का लड़का नहीं है। अगर तुम उसको खाने पीने को बिल्कुल भी ना दो, भूखा ही रखो, तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। जगन को अपने बेटे की ये प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो कुछ सोचने सा लगा। आसमान में चलते सितारे अपनी जगह रुक गए। दो कुत्ते दुल्की चाल से एक दूसरे का पीछा करते नजर आए। भिखमंगा अपने ठिकाने पर सोते सोते कुछ बड़बड़ाया, फिर सो गया। जगन ने अपने चारों तरफ नजर डाली और टिप्पणी की, ये शर्म की बात है कि हमारा देश इन भूखों के लिए कुछ नहीं करता। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं जरूर कुछ करूंगा। कजन देश की इस समस्या पर ध्यान दिए बिना कहता रहा। मैं उसे आनंद भवन ले गया। तुम जानते हो ये होटल जहां लाउडस्पीकर हर वक्त चीखता रहता है। तुम मुझे आनंद भवन के बारे में मत बताओ, मैं बेटे के बारे में जानना चाहता हूं। अरे हाँ, धीरज रखो।
मैं जानता हूं तुम्हें वहां का जिक्र पसंद नहीं। उन लोगों ने तुम्हें सेल्स टैक्स में झटका दिया था। बात से हटो मत। उन्होंने मेरे लिए क्या किया या क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो बेटे के बारे में जानना चाहता हूं। क्या वो दुखी था? हाँ भी और नहीं भी। खुश इसलिए क्योंकि वो राइटर बनने जा रहा था, दुखी इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि वो स्कूली नहीं कॉलेज की पढ़ाई करे। जगन ने उसकी बात सही ढंग से पूरी की। भाई ने कहा, अरे हाँ, कॉलेज की। लेकिन यही शब्द उसे पागल कर देता है जो तुम्हें इतना पसंद है। उसे किताबों से नफरत है, क्लासों से नफरत है, टीचरों से नफरत है। इनका ख्याल ही उसमें गुस्सा भर देता है। जानते हो उसने क्या किया? उस वक्त किताबें उसके पास थीं। जब हमने डोसे का ऑर्डर दिया और उसके आने का इंतजार कर रहे थे, तो उसने सब किताबें फाड़ी और वेटर को पकड़ा दी कि उन्हें भट्टी में डाल दे। और तुमने उसे रोका भी नहीं। उससे ये नहीं कहा कि ये देवी सरस्वती का रूप होती हैं और इनकी इज्जत की जानी चाहिए। ये लड़का बीए कैसे पास करेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता। कजन ने भी दुखी होकर कहा, मुझे तो सूझा भी नहीं कि इस पर उससे बात करूं। करता भी तो क्या होता? तुम पागल तो नहीं हो गए? जानते नहीं कि? नहीं, कजन बोला। जब उसने किताबें फाड़ी तो मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि शिक्षा की आज की जो स्थिति है उसमें। बंद करो ये बकवास। कहीं तुमने खुद ही तो उसे नहीं उकसाया? कजिन ने इस आरोप को नजरअंदाज करते हुए कहा, मालूम है किताबें भट्टी के हवाले करवाते वक्त उसने क्या कहा? उसने उसी वक्त एक कविता बनाई, अग्नि देवता को नमस्कार, इसका उपकार कि इनसे अब वो नहीं करेगा मुझे बेजार। ऐसी ही कुछ कविता। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। उसने डोसा और बहुत सी चीजें खाई। कुल बिल 3 रुपए का हुआ। वाह बेटा। जगन को भी उसकी कविता पसंद आई और डट कर खाना भी बहुत अच्छा लगा। मैं ये पैसा तुम्हें दे दूंगा, कल दुकान पर याद दिलाना। कोई जल्दी नहीं है, कोई नहीं, तुम जब चाहो वापस कर देना, कजन ने उदारता से कहा। विषय पर बात करना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद विषय कोई था ही नहीं जिस पर लौट फिर कर वापस आया जा सके। वे इस तरह इधर उधर की बातें करते रहे जब तक तालुका दफ्तर के घंटे 12 नहीं बजा दिए। चारों तरफ के शांत वातावरण में ये आवाजें जोर से गूंजी। जगन कहने लगा, इस वक्त तक चोर भी सो चुके होंगे, लेकिन हम तो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो राइटर भी क्यों नहीं बन सकता। भाई ने बात को साफ करते हुए कहा, उसने कहा कि दोनों काम साथ नहीं चल सकते। कुछ देर बाद जगन ने अचानक पूछा, शेक्सपियर ने क्या बीए किया था? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब वहां नहीं दिया जा सकता था, लेकिन कजिन ने जवाब दिया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कालिदास कॉलेज में नहीं पढ़ा था, क्योंकि 3000 साल पहले कॉलेज थे ही नहीं। जगन बोला, ये तुम्हें कैसे पता कि कॉलेज थे या नहीं? कॉलेज हो या ना हो, मैं ये जरूर जानता हूं कि कालिदास एक गांव का मूर्ख लड़का था, भेड़ बकरियां चराता था, और जब सरस्वती देवी ने उसकी जीभ पर लकीर खींची तब वो श्यामल दंडकम गाने लगा और शकुंतला वगैरह किताबें लिखी। ये मशहूर कहानी है, मैंने कई दफा सुनी है। जगन ने कहा। इस पर कजिन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ये कहानी पता है और इसमें तुम विश्वास भी करते हो, तो हो सकता है माली भी एक दिन ऐसा ही बनकर दिखा दे। इसके बाद जगन ने माली के कमरे की संद से झांक कर भीतर देखना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका दरवाजा ज्यादातर बंद ही रहता था। उसे लगता था कि बेटा उससे बचना चाहता है। वो नाश्ता तैयार करके हॉल की मेज पर रख देता और प्लेट के नीचे 5 रुपए का एक नोट भी दबा देता, जिससे वो जब चाहे कुछ खा पी सके। माली घर से बाहर जाता तो रात को काफी देर से लौटता और फिर दरवाजा बंद कर लेता। जगन अपनी दुकान पर चला जाता और बाहर से यही दिखाता कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर वो बहुत दुखी रहने लगा था। वो समझ नहीं पाता था कि बेटा कहाँ जाता है और क्या करता है और क्या खाता है। उसे ये नहीं पता था कि बेटे को पढ़ाने का उसका आग्रह उसे उससे इतना दूर कर देगा। अब वो उसके साथ मेलजोल कर लेना चाहता था। जगन ने संध से देखा कि माली के कमरे की रोशनी जल रही है और वो मेज पर कुहनी टिकाए हाथ पर अपना सिर झुकाए बैठा है और आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। उसे ये देखकर निराशा हुई कि लड़का कुछ नहीं लिख रहा है। उसने तो कल्पना की थी कि राइटर लड़का देर रात तक रोशनी जलाए
प्रेरणा के प्रभाव में तेजी से कागज पर कागज काले करता जा रहा होगा और मेज पर उनके ढेर लग गए होंगे। कालिदास की तरह वो भी ऐसे गीत लिख रहा होगा जिनसे इस पुराने घर की दीवारें गूंजने लगेंगी और उसके गाने हजारों साल तक लोगों की जबान पर थिरकते रहेंगे। लेकिन जो वो अपने सामने देख रहा था वो उसकी कल्पना से एकदम भिन्न था। लगता था लड़का निराशा में डूबता जा रहा है और बोरियत से जूझ रहा है। उसे इससे बाहर निकालना जरूरी है। जगन ने महसूस किया कि अब उसे शिक्षा वगैरह की बात भूलकर बेटे के अपने उद्देश्य को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम उस समय तक जब तक वो अपनी इस उदासी से बाहर नहीं निकल जाए। जगन ने यह निश्चय करके दरवाजे को जोर जोर से भड़भड़ाना शुरू किया, क्योंकि इसके सिवा उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लड़के ने दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या आफत आ गई है जो इस तरह आसमान सिर पर उठा लिया है? जगन तेजी से भीतर गया और कहने लगा, बेटा, मुझे तुम्हारा विचार पसंद है, आओ इस पर बात करते हैं। वो फुर्ती दिखाता हुआ इधर उधर घूमा और एक स्टूल पर बैठ गया। लड़का चुपचाप उसके पीछे चला। उसके संदेह अभी समाप्त नहीं हुए थे। जगन ने उसे सहज करने के लिए अपनी भौहों पर हाथ फेरा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, जिससे लड़के को लगे कि पिता का पूरा समर्थन उसे प्राप्त है। फिर दोनों ने क्षण भर के लिए एक दूसरे को घूरा और बेटा गोल मेज के साथ पड़े एक स्टूल पर आकर बैठ गया। जगन ने मुलायम लहजे में पूछा, तुम्हें एक अच्छी मेज चाहिए, किस लिए? लड़के ने संदेह और विश्वास के बीच लटकते हुए प्रश्न किया। जरा भी गलत दबाव पड़ने से बात बिगड़ सकती थी, इसलिए जगन ने कहा, राइटर को अपनी कॉपियां रखने के लिए काफी जगह की जरूरत पड़ती है, ये बहुत कीमती होते हैं। लड़के को यह सोचकर अच्छा लगा कि नई मेज कॉलेज की किताबें रखने के लिए नहीं लाई जाएंगी। ये आपको कैसे पता लगा? ये बातें पता लग जाती हैं, राइटर को खुद बताना चाहिए। जगन खुद अपने वक्तव्यों पर चकित हो रहा था। मैं इसकी परवाह नहीं करता। जगन ने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ लिखे जाने का निशान नहीं था। मेज एकदम खाली थी, उस पर एक भी किताब नहीं थी। उसे जरा सी उत्सुकता भी हुई, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप रह गया। अब उसका ये कार्य नहीं था। तुम चाहो तो मैं सफेद मोटा कागज खरीद दूं, तुम्हारा कलम भी बढ़िया होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि तुम्हें ऐसी मेज ला दूं जिसमें बहुत सी दराजें हों। अब दोनों के बीच शांति और समझ पैदा होने लगी थी और वे लेखन की दुनिया में घूमते ये सोचने लगे थे कि दूसरा उससे ज्यादा जानता होगा। जगन ने उससे कुछ इस तरह जैसे अखबार का रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहा हो पूछा, आजकल क्या लिख रहे हो? एक उपन्यास। लड़के ने गंभीरता से उत्तर दिया। वाह, बड़ी अच्छी बात है। तुमने उपन्यास लिखना कहां से सीखा? माली ने उत्तर नहीं दिया तो जगन ने दोबारा यही प्रश्न पूछा। आप इम्तिहान ले रहे हैं मेरा? माली का उत्तर था। अरे नहीं, सिर्फ जानने के लिए। कौन सी कहानी लिख रहे हो? अभी कुछ नहीं बता सकता, कविता भी लिखी जा सकती है। तो जब तुम लिखने बैठते हो पता नहीं होता कि क्या लिखोगे? हाँ, लड़के ने अकड़ कर कहा, ये आपकी दुकान में मिठाइयां तलने की तरह नहीं है। रिपोर्टर को यह बात बड़ी रहस्यात्मक लगी। उसने दयनीयता दिखाते हुए कहा, मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताना। लड़के ने चुपचाप बात सुन ली। तुम्हारे कोई दोस्त लोग भी राइटर हैं? कैसे हो सकते हैं? वे सिर्फ पढ़ाकू हैं और डिग्री लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या? जगन ने प्रयत्न पूर्वक उनके लिए अपना समर्थन का भाव मन में ही दबा लिया। लड़का बोला, सब साधारण लड़के हैं, उनमें कुछ विशेष करने की योग्यता ही नहीं है। मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। जगन बोला और अपने बेटे को अच्छी तरह समझने की कोशिश करने में लग गया। वो सोचता था कि जिस तरह माली साइकिल के सहारे फव्वारे पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा जोर जोर से बातें किया करता था, उससे तो कुछ और ही लगता था। लेकिन ये बात जानकर उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि वो सोचता था कि दोस्तों के बहकावे में आकर ही वो पढ़ाई छोड़ रहा है। अब उसे लगा कि बेटे का ये दूसरा रास्ता पकड़ने का कारण वो खुद है। वो सोचने लगा, 20 साल से ये एक ही छत के नीचे मेरे साथ रह रहा है, लेकिन मैं उसे कितना कम जानता हूँ। लड़का कुछ कर दिखाना चाहता है, आज नहीं तो कल ये जरूर सफल होगा। माली ने बताया, आनंद विक्टन में मैंने उपन्यासों की प्रतियोगिता का एक विज्ञापन देखा था। सबसे अच्छे उपन्यास को 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। और क्या शर्तें हैं? बस यही कि कूपन भरकर 30 सितंबर तक उपन्यास भेज देना चाहिए।
जगन ने दीवार पर लटके कैलेंडर पर नजर डालकर तारीखें देखी। अभी तो मई ही था। 5 महीने हैं लिखने के लिए। लड़का बोला, तुमने लिखना शुरू कर दिया? जगन ने धीरे से पूछा। मैं पूरा करने से पहले किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूं। लेकिन कहानी क्या है? जगन ने जानने की जिद की। इस पर लड़के ने पहले की तरह गुर्राकर कहा, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, माली ने निराश भाव से कहा। जगन क्षण भर के लिए परेशान हो उठा। वो अपने बेटे की योग्यता में अपना पूरा विश्वास जताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये सोचकर परेशान था कि उन दोनों के बीच खड़ी दीवार टूट नहीं पा रही। उसने अपनी याद में बेटे से कभी कठोर व्यवहार नहीं किया था। पिछले 20 सालों में उसने जो कुछ भी मांगा था वो सब उसे लाकर दिया था, और उसकी मां की मृत्यु के बाद भी 10 सालों में तो वो उसके प्रति बहुत ज्यादा ही उदार था। वो भयंकर दिन जगन की स्मृति में अभी तक ताजा है, जब डॉक्टर कृष्णा ने उसकी सांस का मुआयना करके कहा, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बड़ी खास तरह का ब्रेन ट्यूमर है। अगर कोई जान पाता कि ये कैसे हुआ तभी वो इसका इलाज कर सकता था। आधी रात हो रही थी और डॉक्टर 48 घंटे से लगातार सुई, ऑक्सीजन और थैला लिए और जो कुछ भी जरूरी था वो सब संभाले उसके उपचार में लगा रहा था। वो खुद थकान से पस्त पड़ चुका था और जगन के इस इशारे पर कि प्राकृतिक चिकित्सा से इसका इलाज संभव था, वो अपना आपा ही खो बैठा था। प्राकृतिक चिकित्सा? उसने चिल्लाते हुए मरीज के बिस्तर पर उसका इलाज करते करते ही कहा था। प्रकृति अब हम सबको मार कर ही रहेगी। इनके मस्तिष्क में जो फोड़ा है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। ये सुनकर जगन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया था और सोचने लगा था कि उसके सिद्धांतों का ये समय नहीं है। फिर भी जब डॉक्टर हार मानकर वहां से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा तो उसने धीरे से फिर एक बार अपनी बात कह दी। आप देखेंगे डॉक्टर साहब, जब इस विषय पर मेरी किताब निकलेगी। मैंने सब कुछ मसाला इकट्ठा कर लिया है। इस पर डॉक्टर ने चीख कर कहा, अब बंद करो ये सब, अपनी बीवी के पास जाओ, अब कुछ ही घंटों की मेहमान है, तुम्हारा बेटा देख रहा है। जगन कार से मुड़ा तो देखा कि माली अबूझ नजरों से उसकी तरफ देख रहा है। उसके छोटे से दुबले पतले शरीर को इस तरह देखकर उसे धक्का लगा। दरअसल अपनी 18वीं सालगिरह के बाद वो अचानक लंबा चौड़ा होने लगा था। लड़के ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वो पिछले कई हफ्ते से मां की सेवा में लगा था। जब कभी उसकी आंख खुलती वो बेटे को अपने पास बुलाती और जो भी वो उसे खिलाता खा लेती। वो स्कूल खत्म होते ही दौड़कर घर आ जाता और दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता था। बेटे के सवाल पर जगन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माली ने अपना हाथ छुड़ा लिया और दूर खड़े होकर देखता रहा कि ये क्या हो रहा है। समय बीतता गया लेकिन जगन उस क्षण को नहीं भुला सका। माली का वो चेहरा उसके सीने में पत्थर बनकर बैठ गया था जो हमेशा दर्द देता रहता था। ये दीवार उसी दिन से खड़ी होनी शुरू हो गई थी। अरे नहीं, जगन ने माफी सी मांगते हुए कहा, मुझे विश्वास है तुम किसी दिन बहुत अच्छा कुछ लिखोगे। मुझे तुम्हारी योग्यता पर जरा भी संदेह नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि कहानी क्या है। तुम जानते नहीं मुझे कहानियों का कितना शौक है। याद है हर रात मैं तुम्हें कहानियां सुनाया करता था। वो काले बंदर की कहानी तो तुम्हें बहुत पसंद थी। उन दिनों बच्चे की उसने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी और उसे वो पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करता था। लेकिन इन दिनों बच्चे को उस समय की कुछ भी याद नहीं थी और न उसको उन बातों में कोई रुचि थी। उसने पिता की बातों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जगन बोला, तुम्हें पता है मैं भी एक तरह से लेखक हूं। तुम्हें तब पता चलेगा जब सत्य प्रेस से मेरी किताब छप कर निकलेगी। ये कहकर वो खोखली हंसी हंसा। लड़के ने सादगी से कहा, अप्पा आप समझते नहीं, मैं कुछ नया लिखना चाहता हूं। हाँ हाँ वही तो, मेरी मदद चाहिए तो बताना। कड़ाही में बिना कुछ तले या पकाए 25,000 रुपए कमाने का ये बहुत आसान सा उपाय था। वे 1 बजे रात तक बात करते रहे। जगन को हर मिनट कोई नई बात पता चलती थी। उसे पता चला कि लड़के ने कॉलेज लाइब्रेरी की मैगजीन से चुपचाप इनाम का कूपन काट लिया था। अगर पकड़ा जाता तो उसकी बेइज्जती होती और सजा भी हो सकती थी। माली ने मुस्कुराते हुए बताया, मैंने लाइब्रेरियन की नाक के नीचे ब्लेड से वो कूपन काट लिया। जगन ने चिंतित होकर कहा, यह तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर मुझे कूपन कैसे मिलता? लड़के ने पूछा, फिर अपनी पॉकेट डायरी से कूपन निकालकर दिखा दिया। जगन ने कूपन ध्यान से देखा और कहा,
अगर ये विक्टन का है तो तुम 4 आने में इसकी एक या जितनी चाहे प्रतियां खरीद सकते थे। ये तो कोई भी कर सकता है, लड़का बोला, फिर रहस्यमय ढंग से कहा, मैं तो उस लाइब्रेरियन को एक सबक सिखाना चाहता था, अपने को पता नहीं क्या समझता है। जगन को अपना बेटा लेखक के रूप में बताने में विशेष सुख प्राप्त होने लगा। दूसरे दिन सवेरे अपनी दुकान जाते समय रास्ते में उसने 3 लोगों को रोककर बताया कि माली लेखक बन रहा है। चौथा व्यक्ति जिसे उसने ये बात बताई उसका प्रधान रसोइया था। वो जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ उसे उसने अपने सिंहासन के पास बुलाया और कहा, मेरा बेटा एक किताब लिख रहा है। रसोइया उस दिन क्या मिठाइयां बनानी है इस पर विचार कर रहा था, लेकिन उसने लड़के की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि ये तो बहुत बड़ी खबर है। इससे उसे 25,000 रुपए प्राप्त होंगे और वो सितंबर से पहले इसे खत्म कर देगा। ताज्जुब की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना प्रभावशाली है। सच बात तो ये है कि उसे जितना रुपया चाहे मैं दे सकता हूँ। इस 25,000 की कीमत ही क्या है, लेकिन अभी मैं उसे ये नहीं करने देना चाहता। दरअसल हम लोग गांधी जी के जमाने के हैं, अब दुनिया बदल रही है। इतना पैसा होते हुए भी आप बहुत साधारण आदमी हैं, खाना तक नहीं खाते। नहीं, मैं उतना ही खाता हूँ जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसने संशोधन किया, मेरी किताब भी छप रही है, मैं भी लेखक ही हूँ। इसीलिए तो आपका बेटा इतनी आसानी से लेखक बन रहा है, रसोइये ने कहा। शाम को कजिन भी आया तो उसे भी ये खबर सुनाई गई। अंत में उसने कहा, मेरा ख्याल है कि वो भी सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों पर चलेगा। गांधी जी की यही शिक्षा थी जिसका मैं पालन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि तुम फिर व्यापार क्यों करते हो, पैसे क्यों कमाते हो और जमा करते हो। मैं जमा नहीं करता, वो प्राकृतिक रूप से उगता है, जगन बोला। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ कर्म करता हूं, क्योंकि ये हर आदमी का कर्तव्य है। ये कहकर उसने दराज खोलकर भगवत गीता निकाली और पढ़ने लगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसके अलावा उसने आवाज ऊंची की और बोला, वो आदमी और दूसरा वाला और यहां वाला भी, सबको इसका समर्थन है। अगर यहाँ के सभी तैयार ना हो तो प्रधान रसोइया अकेला क्या कर सकता है। उसे किसी और हलवाई के यहाँ काम मिल जाएगा। अपने हुनर का उस्ताद है, वो कभी बेकार नहीं रह सकता। भैया, ये बात नहीं है, मेरी दुकान देश भर में सबसे बड़ी है, तुम्हें इसमें कोई संदेह है? बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे यहाँ की मिठाई भी सबसे स्वादिष्ट होती है। जगन इस तारीफ से खुश नजर आया। उसने कहा, शायद इसीलिए माली कोई और काम करना चाहता है। एक के बाद दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा ना हो तो प्रगति रुक जाएगी। वो फिर सिद्धांत बघारने में लग गया, जो उसके सत्याग्रह वाले दिनों का असर था। ये चर्चा भी उसे किचन में से उठती घी, केसर, जायफल की बू की तरह खुशबूदार लगती थी। अचानक वो बिना किसी आवश्यकता के कहने लगा, मैं किसी तरह के एसेंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, रंग देने के लिए भी नहीं। तुम जानते ही हो कि आजकल जर्मनी से हर किस्म की खुशबुएं मिल जाती हैं, जिनसे हर किसी को धोखा दिया जा सकता है। कितना गलत काम है ये, कजन ने दार्शनिक ढंग से समर्थन किया। जब तक मैं इस दुकान का स्वामी हूं, इनका कभी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, जगन ने भरोसा दिलाते हुए कहा। कजन हर शाम इसी शुद्धता का जायका चखता था। उसने भी इस वक्तव्य को अपना संपूर्ण समर्थन प्रदान किया।